जो वजूहात हैं वो काफ़ी किस्म की हो सकती हैं। उससे हम जो है दो कैटेगरीज पे डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास आ जाती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज, और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज। इन दोनों में जो है वो फ़र्क है, और उसका जो आप लोगों को फ़र्क है वो पता होना चाहिए कि मेगैलोब्लास्टिक को आप किस तरीके से नॉन मेगैलोब्लास्टिक से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जो मैक्रोसिटिक एनीमिया है उसमें जो एमसीवी है वो ग्रेटर देन 98 फेम्टोलीटर होगी। इसमें जो साइज है आरबीसी का वो ज्यादा होगा। इसमें जो क्लासिफिकेशन है आप वो जो है दो तरह आप क्लासिफाई करते हैं। एक आपके पास होते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज, और दूसरे आपके पास होते हैं नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज। और इस हम इसकी बेसिस क्या रखते हैं, हम इस बेस पे रखते हैं कि जो डेवलपिंग एरिथ्रोब्लास्ट हैं बोन मैरो के अंदर, उनकी अपीयरेंस कैसी है। उसकी अपीयरेंस के बेस पे हम बताएंगे कि ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है या कि ये नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगैलोब्लास्ट जो है ना, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में मेगैलोब्लास्ट पाए जाते हैं। जो इरिथ्रोब्लास्ट है ना, उनका अगर आप स्पेसिफिक फीचर देखेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमियास में, तो वो जो है आपको मेगैलोब्लास्ट मिलते हैं। एक तो है एरिथ्रोब्लास्ट, एक टर्म है मेगैलोब्लास्ट की। मेगैलोब्लास्ट क्या होता है? मेगैलोब्लास्ट हमारे पास कह लें कि एक ऐसा जो है वो एरिथ्रोब्लास्ट होगा जिसमें जो है साइज तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी पाई जाएगी। अब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी क्या है? इसका मतलब ये है कि एनसी जो रेशियो है वो चेंज हो गया है। अब आप लोगों को पता है कि एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है सेल की, उसमें जो न्यूक्लियस का साइज है वो साइटोप्लाज्म का साइज है, वो जो है एक दूसरे के रिलेटिवली एक प्रॉपर उनकी एक रेंज होती है कि उस रेंज में रहेंगे तो वो अच्छा होगा कि न्यूक्लियस का साइज इतना आना चाहिए, साइटोप्लाज्म का जो साइज है वो इतना आना चाहिए। अगर इन दोनों के दरमियान जो वेरिएशन आ जाती है कि न्यूक्लियस छोटा हो गया या बड़ा हो गया या साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो उससे हम कहेंगे कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी है। इसमें कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमियास में क्या होता है, इनमें साइज तो इंक्रीज होता है एरिथ्रोब्लास्ट का, लेकिन इसमें जो साथ साथ वो चीज है वो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जो एसिंक्रोनी है ना, कि जो न्यूक्लियस है वो उसका जो साइज है वो कम रह रहता है, और जो साइटोप्लाज्म है ना वो जो है साइज में वो जो उसकी क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह क्या है? बी 12 या फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है। अब जो बी 12 है ना वो रिक्वायर्ड है कि जो डीएनए बनाना है या जो न्यूक्लियस बनाना है उसके लिए बी 12 रिक्वायर्ड है। बी 12 की अगर डेफिशिएंसी होगी या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो अच्छे तरीके से जो है मेच्योर नहीं होता, तो वो उसकी जो मेच्योरेशन है वो डिले हो जाती है। जो साइटोप्लाज्म है वो मेच्योर करता रहता है। तो उन दोनों के दरमियान जो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी आ जाती है। उससे हम कहते हैं कि ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। जबकि जो नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइज इंक्रीज होता है। इसमें आपको बोन मैरो के अंदर जो है मेगैलोब्लास्ट देखने को नहीं मिलते। नीचे आ जाए मैक्रोसिटिक एनीमियास। मैक्रोसिटिक एनीमियास में कह रहा है कि जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया है, या आप कह लें कि उसकी जो एमसीवी है वो ग्रेटर देन हो गया 98 फेम्टोलीटर। इसको जो है आप अगर देखें कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया से, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की जो टर्म है वो हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं जब हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी पाई जाए, जो एनसी रेशियो है ना वो चेंज हो जाएगी आपके पास। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमियास हमने स्टडी करने हैं। उसमें जो दो मेन एनीमियास है वो हम स्टडी करेंगे। एक हम स्टडी करेंगे बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, और दूसरा हम स्टडी करेंगे फोलिक एसिड जो हमारे पास है डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इन दो एनीमियास का हम स्टडी करेंगे। इन दोनों का जो है हमारे पास जो ये जो चीजें हैं, बी 12 है और फोलिक एसिड है, ये जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास इसका रोल होता है न्यूक्लियस की मेच्योरेशन में। तो अगर इन जो सब्सटेंसेस की अगर अमाउंट कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस जो है वो जो है मेच्योर नहीं होगा, उसकी मेच्योरेशन डिले हो जाएगी, और जो साइटोप्लाज्म है वो जो है मेच्योर होता रहेगा। तो एनसी जो हमारे पास एसिंक्रोनी है वो पाई जाएगी। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बाद से मजीद आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसमें जो एमसीवी है ना, बाज औकात 110 फेम्टोलीटर से भी ज्यादा चली जाती है। मैक्रोसिटिक है नॉन मेगैलोब्लास्टिक में इतनी वो ज्यादा हाई नहीं जाती, लेकिन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जो आपके पास एमसीवी है वो 110 फेम्टोलीटर से भी ज्यादा हो जाती है। यही जो मैंने आपको बात बताई है यही यहाँ पे लिखी होगी। कह रहा है दिस इज ए ग्रुप ऑफ अनीमियास, यानी कि ये बात कर रहे हैं मेगैलोब्लास्टिक अनीमियास की, कि मेगैलोब्लास्टिक अनीमियास इज ए ग्रुप ऑफ अनीमियास in which the erythroblast in the bone marrow show characteristic abnormality.
कि हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बोन मैरो के अंदर जो एरिथ्रोब्लास्ट हैं उनमें एक स्पेसिफिक एक एब्नॉर्मेलिटी पाई जाती है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? वो ये है कि मैच्योरेशन ऑफ द न्यूक्लियस बीइंग डिलेड relative to that of the cytoplasm, कि जो न्यूक्लियस की मैच्योरेशन है वो डिले हो जाती है अगर उसे हम कंपेयर करें साइटोप्लाज्म के साथ। अब उसकी जो मैच्योरेशन है वो क्यों डिले हो रही है, मैंने उसकी भी आपको वजह बता दी है कि B12 की डेफिशिएंसी है या जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से जो है न्यूक्लियस की जो मैच्योरेशन है वो डिले हो रही है। जो साइटोप्लाज्म है उसे कोई मसला नहीं है, वो आराम से उनसे जो है वो अपने मैच्योरेशन कर रहा है। तो ये एनसी जो एसिंक्रोनी है इस वजह से पाई जाती है मेगालोब्लास्टिक एनीमियास में। The underlying defect accounting for the asynchronous maturation of the nucleus is defective DNA synthesis, and this is usually caused by the deficiency of vitamin B12 or folate। वही जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वही यहाँ पे उसने लिख दी हैं कि इसमें जो है वो अंडरलाइन डिफेक्ट क्या होता है, इस एनसी जो ए सिंक्रोनी है इसके पीछे वजह क्या है। वो कहता है वजह ये है कि B12 की या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो डीएनए सिंथेसिस है वो डिफेक्टिव होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो मैच्योर नहीं हो पाता टाइमली, और उसकी वजह से हमें जो है ये जो है हमारे पास जो मेगालोब्लास्ट है वो विद इन द बोन मैरो देखने को मिलते हैं। B12 की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 इसकी सोर्सेज क्या है? इसकी जो सोर्स है ना वो है एनिमल फूड। जो एनिमल ओरिजिन की फूड जो है चीजें हैं उनसे जो है आप विटामिन B12 हासिल करेंगे। जो बाकी जो है वेजिटेबल्स हैं उनमें जो है ना होने के बराबर है। ज्यादातर जो इसका जो है विटामिन B12 की क्वांटिटी है वो पाई जाती है एनिमल फूड्स में, लाइक लिवर है, मीट है, फिश है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो गट बैक्टीरिया है ना, गट बैक्टीरिया बाकी जो आपके पास एनिमल्स होंगे, मैमल्स होंगे, उनमें एज ए सोर्स ऑफ विटामिन B12 जो है वो एक्ट करते हैं। कि कुछ जो है हमारे पास एनिमल्स हैं उनके अंदर जो गट बैक्टीरिया है वो विटामिन B12 को बना लेते हैं, लेकिन नॉट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो है वो गट बैक्टीरिया का विटामिन B12 के बनाने में किसी भी किस्म का रोल नहीं है। तो हमें फिर इसका क्या नुकसान है? हम इसका ये नुकसान है कि अगर हमें विटामिन B12 चाहिए तो हमें जो है एनिमल ओरिजिन की जो फूड है हमें वो लेनी पड़ेगी। सो इसमें अब मसला क्या आता है कि जो होते हैं ना वेजिटेरियंस, अब वेजिटेरियंस कौन से लोग होते हैं? वेजिटेरियंस होते हैं कि उन्होंने जो है एनिमल ओरिजिन की फूड नहीं खानी होती, वो फूड खाते हैं कि वेजिटेबल्स हों, कि उन्होंने सिर्फ वेजिटेबल्स खाने हैं। अब मसला क्या आता है कि वेजिटेबल्स के अंदर जो विटामिन B12 है वो कम है या नहीं है, जो एनिमल फूड है उसके अंदर ज्यादा है। तो जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर जो चांसेस हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के वो ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा मजीद एक टर्म होती है वीगन्स की। वीगन्स क्या होते हैं? एक तो है वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस जो होते हैं वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन उसके साथ जो है ना एनिमल की जो आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं। वेजिटेरियंस जो है वो जो एनिमल की जो है प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क है ना, तो वेजिटेरियन जो है एक पर्सन है तो वो मिल्क पी लेगा। लेकिन जो वीगन्स होते हैं ना, वीगन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में। अब वीगन्स का ये होता है कि वो जो है वेजिटेबल्स तो खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमने जो एनिमल से कोई प्रोडक्ट भी आ रहा है ना तो हमने उस प्रोडक्ट को भी कंज्यूम नहीं करना। यानी कि वीगन्स क्या करेंगे? वो जो है वो मिल्क है ना, मिल्क को भी नहीं पिएंगे। अब उनमें जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, वेजिटेरियन से भी ज्यादा चांसेस हैं वो वीगन्स में बढ़ गए हैं, क्योंकि वीगन्स जो है वो मिल्क को भी कंज्यूम नहीं कर रहे। तो मिल्क जो है वो एक सोर्स है विटामिन B12 का। सो वीगन्स में जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उनमें हो सकती है। सो ये सोर्सेज के हवाले से आपके लिए कंसेप्चुअल एक चीज है कि जो सोर्स है विटामिन B12 का, किसी पर्सन को विटामिन B12 की कमी है तो उसे ये जो आप फूड रेकमेंड करेंगे, उसे कहेंगे लिवर आप खाएं, मीट है, फिश है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो कंज्यूम करेगा तो विटामिन B12 है उस जो है वो पूरा हो जाएगा। इसका जो वेजिटेरियंस है उनमें जो है ज्यादा उन्हें खतरा होता है, और वीगन्स जो है उन्हें सबसे ज्यादा जो है वो खतरा होता है कि विटामिन B12 की उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है। अब नॉर्मल फंक्शनिंग जो है आपकी, इसमें मैं बात में आता हूँ। इस पे पहले देखिए कि नॉर्मल फंक्शन क्या है विटामिन B12 का। एक बेसिक सा ओवरव्यू है कि विटामिन B12 का काम क्या है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रैपिड डिवीजन ऑफ द सेल्स। विटामिन B12 जो है वो रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स करवाता है। इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस, विटामिन B12 का डीएनए सिंथेसिस में रोल है।
और थर्ड वन पे आ जाए तो वो कहता है कि होमोसिस्टीन को ये मिथियोनिन में कन्वर्ट करता है। ये जो रिएक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला रिएक्शन और एक ये वाला रिएक्शन, ये दो रिएक्शन है, ये आपको जो है लाजमी तौर पर जो है ये याद होने चाहिए कि होमोसिस्टीन को जो है ये मिथियोनिन में कन्वर्ट करता है, और इसके अलावा जो है मिथाइल मेलोनाइल कोए उसे जो है वो सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट करता है। अब इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिक्वायर्ड है फॉर द माइलिन सिंथेसिस। तो अगर B12 की जो है डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर क्या होगा कि होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ना, उसका फंक्शन है B12 का कि उसने होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करवाना है। तो अगर B12 अवेलेबल नहीं है तो होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज कर देगा। इसी तरीके से मिथाइल मेलोनाइल कोए को कन्वर्ट करने के लिए इनटू सक्सिनाइल कोए आपके पास जो है विटामिन B12 का होना जरूरी है। अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल मेलोनाइल कोए का लेवल ज्यादा हो जाएगा, सक्सिनाइल कोए का लेवल कम हो जाएगा, और अल्टीमेट इसका जो इफेक्ट होगा वो आपके CNS के ऊपर होगा, क्योंकि CNS के अंदर जो है माइलिन शीथ आपको पता है न्यूरॉन्स के ऊपर होती है। तो अगर जो है माइलिन अच्छे तरीके से नहीं बनेगी तो इसके जो हम भी क्लिनिकल फीचर पे आएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से जो है इन दो रिएक्शन की वजह से आपके पास जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस किस तरीके से देखने को मिलती हैं। सो अभी तक हमने डिस्कस किया B12 का सोर्स उसका है एनिमल ओरिजिन का, उसमें जो है गट बैक्टीरिया, बाकी एनिमल्स में उनका रोल है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो गट बैक्टीरिया है वो विटामिन B12 को नहीं बनाते। उसके बाद हमने देखे कि विटामिन B12 के आपके पास फंक्शंस क्या है, वो रैपिड इम्यूनोसाइज करवाता है, DNA सिंथेसिस में उसका रोल है, होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करवाता है, मिथाइल मेलोनाइल कोए को सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट करवाता है। अब हम जो है विटामिन B12 है उसका देख लेते हैं कि वो किस तरीके से उसकी जो है एब्जॉर्प्शन होती है। सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे कि ओरल कैविटी से आप स्टार्ट हो जाएं, फिर हम स्टमक में देखेंगे ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम, और फिर जो है हम बाकी चीज के साथ साथ देखते हैं। अब ओरल कैविटी में जी आपने जो है फूड इनटेक की, अब फूड के अंदर था विटामिन B12। वो जो विटामिन B12 है ना वो जो है वो बाइंड हो जाएगा हेप्टोकोडिन के साथ। हेप्टोकोडिन क्या है? हेप्टोकोडिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है आपके सलाइवा के अंदर, और जो गैस्ट्रिक जो है आपका सिक्रीशंस है उनके अंदर जो है ये पाई जाती है। यानी कि ओरल कैविटी के अंदर हेप्टोकोडिन्स होंगी, इसके अलावा जो है आपका स्टमक है उसके अंदर जो हेप्टोकोडिन्स है ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। सो ओरल कैविटी के अंदर आपने फूड ली, उसके अंदर था B12। जो B12 है वो बाउंड हो जाएगा हेप्टोकोडिन के साथ, ये फ्रीली नहीं जाएगा। अब इसने अगर स्टमक में जाना है, लेकिन ये स्टमक में जाएगा तो इसकी जो है बॉन्डिंग हो चुकी होगी हेप्टोकोडिन के साथ। अब जब ये स्टमक में पहुंचेगा ना, स्टमक में ये B12 ओनली नहीं पहुंचेगा, B12 प्लस हेप्टोकोडिन ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स सा बना होगा, वो स्टमक के अंदर जो है पहुंच जाएगा। अब स्टमक के अंदर आके क्या होगा कि स्टमक के अंदर जो है पेप्सिन की मौजूदगी में जो B12 है वो हेप्टोकोनिन से जो है वो जरा डिटैच हो जाएगा और इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। स्टमक के अंदर जो आके जो है आपका जो B12 है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ आके ज्वाइन हो जाएगा। क्विक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी के लिए ये है कि इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से सेल्स जो है वो बनाते हैं? पेराइटल सेल्स। एक्सीलेंट। प्रोप्राइटर सेल्स ऑफ जो है स्टमक है वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फर्दर हम आगे इसे देखेंगे कि इससे क्या क्या जो है इसके वजह से नुकसान हो सकते हैं। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद ना होगा तो आपके पास अब्जॉर्प्शन भी जो है वो अच्छी तरीके से नहीं होगी। अच्छा, स्टमक में जो है पेप्सिन की मौजूदगी में जो B12 है और इंट्रिंसिक फैक्टर है उसका जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब आ जाए जी ड्यूडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया है। ड्यूडिनम के अंदर क्या है वो एज इट इज जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो B12 के साथ जो है कॉम्प्लेक्स है वो वैसे ही पास कर जाता है, यहाँ पे जो है कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलती। जिजुनम के अंदर जो है यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर B12 का कॉम्प्लेक्स है, साथ में कोई गट बैक्टीरिया का थोड़ा सा उसमें रोल आ जाता है, लेकिन इसमें भी इतनी भी खास बात नहीं है। इलियम में आके जो है ना, इलियम इंपॉर्टेंट है। अब इलियम में क्या होता है कि इलियम जो है वो एब्जॉर्प्शन साइट है B12 की। इलियम के अंदर आके जो है B12 की जो है एब्जॉर्प्शन हो जाती है। B12 एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो ये जो है वो एक पाथवे है। ओरल कैविटी में हेप्टोकोनी के साथ था B12,
स्टमक में आके जो है B12 इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बना, वो एज इट इज पास करता गया, जब वो इलियम में जाकर पहुंच जाए तो इलियम जो है वो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है B12, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ट्यूबिलिन आपका एक रिसेप्टर होता है, उसकी हेल्प से जो है ना B12 जो है वो आपकी सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। सो इस तरीके से जो है वो B12 की जो है अब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये यहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। B12 इज बाउंड टू द डाइटरी प्रोटीन इन स्टमक, इट बाइंड्स टू द salivary प्रोटीन हेप्टोकोडिन एंड फ्री फ्रॉम द डाइटरी प्रोटीन। उस स्टमक में भी थोड़ा सा हेप्टोकोडिन का जो है कॉन्सेप्ट दे रहा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक फैक्टर वो ज्यादा आपने जो है याद रखना है। इट बाइंड्स टू द इंट्रिंसिक फैक्टर and detaches from the haptocodin under the activity of pancreatic enzymes, के जो है वो हेप्टोकोडिन से अलग हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ गट बैक्टीरिया इट एंटर्स द इलियम, internalize with the help of receptor tubulin and enters the systemic circulation। गट बैक्टीरिया की मौजूदगी में जो इलियम के अंदर ये एंटर होता है, वहां पर जाके जो है इसकी जो है एब्जॉर्प्शन हो जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ये एंटर हो जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आपके पास है विटामिन की जो B12 है उसकी किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है। सोर्सेज हमने देख ली, हमने उसका देख लिया एब्जॉर्प्शन किस तरीके से है। और अब जो है मजीद उसमें हम अगर देखें तो इटियोलॉजी को देख लेते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज में जो है काजेस कौन कौन सी आ सकती हैं। ये तो आपको पहले भी मैंने बता दिया है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज में आती है, फोलेट की डेफिशिएंसी है वो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज में आती है। इसके अलावा जो है जो अगर B12 या फोलेट का कोई भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है उसमें एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से भी जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। या फिर किसी भी किस्म का जो है डीएनए की सिंथेसिस में अगर कोई मसला आ रहा है ड्यू टू congenital enzyme deficiencies, acquired enzyme deficiencies, तो ये जो सारी जो काजेस हैं इनमें जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, रिस्क ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज मच मोर इन दी वीगन्स। एफ डेफिशिएंसी यानी कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और ड्रग्स, तो ये जो है इटियोलॉजी में आ जाएंगी, इटियोलॉजी ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा जो है इडियोलॉजिकल फैक्टर्स में जो है इनटेक अगर आपकी जो है वो कम है, इनटेक क्यों कम होगी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया कि इनटेक का जो ज्यादा मसला है वो है वीगन्स में। वीगन्स में है दी क्रॉस नो मिल्क, क्योंकि वो मिल्क तक को कंज्यूम नहीं करते, ना ही वो कोई जो है वो मीट को कंज्यूम करते हैं, तो उनमें जो है वो विटामिन B12 की जो है वो इनटेक कम है। तो ये भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है कि इनटेक कम है। अच्छा इनटेक ठीक है लेकिन उसकी जो है एब्जॉर्प्शन कम है। फैक्टर्स डिफरेंट देखेंगे, कहीं पे इनटेक का मसला है, अगर इनटेक ठीक है तो एब्जॉर्प्शन का जो है वो कम हो रही है, अगर एब्जॉर्प्शन भी सही है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। तो डिफरेंट जो है ना ये आपको पास केसेस से बन जाते हैं। फर्स्ट हम देखा इनटेक कम है, दूसरा हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन कम है। अब एब्जॉर्प्शन क्यों कम हो गया है, इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई मसला आ गया, तो इंट्रिंसिक फैक्टर का मसला आ गया तो वो आपके पास जो है परनीशियस एनीमिया बन जाता है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे परनीशियस एनीमिया को। एब्जॉर्प्शन इसके अलावा क्यों कम हो सकती है, पैंक्रियाटिक डिजीज है या इलियल डिजीज है, तो इलियम के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन होनी है B12 की, तो इलियल के अंदर अगर कोई डिजीज है तो इसका जो आपके पास एब्जॉर्प्शन है वो जो है वो कम हो जाएगी। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम, एब्डोमिनल सर्जरी, तो इन चीजों में जो है एब्जॉर्प्शन जो B12 की है वो कम हो जाती है। अब देखें कि आप जो है रिक्वायरमेंट जो है अगर ज्यादा हो जाती है B12 की, लाइक इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, या फिर फिश टैप वर्म इन्फेक्शन, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम इन्फेक्शन, तो इन कंडीशंस में जो है रिक्वायरमेंट है B12 की वो ज्यादा हो जाती है। याद करें कि जब मैंने आपको आयरन की जो डेफिशिएंसी एनीमिया की काजेस करवाई थी तो वहां पर भी मिलती जुलती चीजें थी कि कहीं पे रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही थी, कहीं पे मेल एब्जॉर्प्शन हो रही थी, कहीं पे पुअर डाइट थी, कहीं पे जो था वो क्रोनिक ब्लड लॉस था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप उसे देखें कि कहीं पे जो है इनटेक कम है, एब्जॉर्प्शन में मसला आ रहा है, या रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप चीजों को याद करेंगे तो आपको जो है भूलेंगे नहीं। इसे आप जो है फिश टैपवर्म की इन्फेक्शन को जो है आपने याद कर लेना है अपना B12 की डेफिशिएंसी के वाले से। सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द मेलास्टिक एनीमिया इंक्लूड माइल्डली जॉइंटिस, इसमें जो है LDL का लेवल जो है और इसके अलावा जो बिलीरुबिन का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। माइल्डली ज्वाइंटस जो है वो पेशेंट आएगा आपके पास। इसके अलावा जो है ग्लोसाइटस,
ग्लोसाइटिस का जो है हमने आयरन डेफिशिएंसी में भी जिक्र किया था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग है। यहाँ पर आ जाती है बीफी रेड सोर टंग। तो अगर आपको वो सिनेरियो में बीफी रेड सोर टंग का बताता है तो आपको फौरन जो है आपने उसे पिक करना है कि हाँ बीफी जो रेड सोर टंग है वो हमने पढ़ा था कि वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो है वो एक क्लिनिकल फीचर है। इसके अलावा जो है एंगुलर किलियोसिस, जो मैंने आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बताई थी कि एंगुलर किलियोसिस कह लें या फिर जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस कह लें, इसमें जो है आपके माउथ के जो कॉर्नर्स हैं वहां पे फीचरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्लिनिकल फीचर है। इसके अलावा mild symptoms of the malabsorption with the loss of weight may be present because of the epithelial abnormality। अब एपिथेलियल एब्नॉर्मेलिटीज तो हमने पढ़ा था कि B12 का रोल है रैपिड डिवीजन ऑफ द सेल्स, तो सेल्स की डिवीजन में उसका रोल है। तो यही यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको जो एपिथेलियम है उसमें मसला आ रहा है, तो उसकी असर आपको फीचर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा परप्यूरा एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया and widespread melanin pigmentation, the cause of which is unclear, are less frequent presenting features। इसके अलावा जो है आपको फीचर्स बाज औकात परप्यूरा की भी देखने को मिलते हैं ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और जो मेलानिन पिगमेंटेशन है, मेलानिन पिगमेंटेशन का मतलब ये है कि जो आपके जो है ब्लैकिश से जो है आपके जो धब्बे बनना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा टूवर्ड्स ब्लैकिश उसकी शेड हो जाएगी, तो मेलानिन पिगमेंटेशन का जो है मतलब ये है। इसमें जो काज है मेलानिन पिगमेंटेशन की वो अननोन है, वो क्लियर नहीं है कि मेलानिन की पिगमेंटेशन जो है वो क्यों होती है। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसमें हो रहा है, देखें है ये अनीमिया आपके पास लेकिन इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो रहा है, क्योंकि जो इसकी लैब डायग्नोसिस अगर आप करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तो उसमें आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पैनसाइटोपेनिया। किसी को पता है पैनसाइटोपेनिया क्या होता है? सर जिसमें हमारे पास तीनों सेल लाइंस कम हो जाती हैं, WBC, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड वेरी गुड, सेल्स। वेरी गुड। तो इसमें भी जो है ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो आपके पास है इसमें जो जो होता है पैनसाइटोपेनिया हो रहा होता है कि आपके जो है WBC भी कम हो जाते हैं, आपका जो है प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं और RBC तो चलो कम होना ही होना है। तो ये फीचर्स की वजह ये थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो विटामिन B12 न्यूरोपैथी, अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की आ रही है तो दूसरे रिएक्शन पर जाएं। दो रिएक्शन मैंने आपको बताए थे। सेकंड रिएक्शन मैंने बताया था मिथाइल मैलिनाइल कोए को सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट करता है। और वो रिएक्शन क्यों जरूरी है? वो रिएक्शन इसलिए जरूरी है कि आप जो माइलिन की जो सिंथेसिस है, माइलिन शीथ है, उसको बनाने में इसका रोल है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। उसमें जो है एक टर्म है उसे आपने याद कर लेना है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसे आप ऐसे जो है SCD भी कहते हैं, SACD, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड। तो इस टर्म का आपको पता होना चाहिए कि हमें कब देखने को मिलती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। Severe vitamin B12 deficiency can cause a progressive neuropathy affecting the peripheral sensory nerves and posterior and lateral columns। अब देखें इसके जो सिम्टम्स हैं वो CNS में भी आ रही है और PNS में भी आ रही है। उसमें जो है वो कह रहा है कि आपके जो सेंसिंग नर्व्स हैं या पोस्टीरियर और लेटरल कोलम्स हैं उनमें भी जो है न्यूरोपैथी जो है प्रोग्रेस कर जाती है अगर B12 की डेफिशिएंसी अगर काफी ज्यादा है। जो न्यूरोपैथी होती है वो सिमेट्रिकल होती है और जो है लोअर लिम्स को जो है वो ज्यादा अफेक्ट करती है देन द अपर लिम्स। द न्यूरोपैथी इज सिमेट्रिकल एंड अफेक्ट्स द लोअर लिम्स मोर देन द अपर लिम्स। The patient notices tingling in the feet, difficulty in the walking, and may fall over in the dark। जो पेशेंट है उसे जो उसके फीट हैं उनमें टिंगलिंग का एक्शन देखने को मिलता है। उसके पीछे वजह क्या है? ये जो है न्यूरोलॉजिकल रीजन है, उसमें जो आपके पास नर्व सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से उसे जो है टिंगलिंग महसूस हो रही है, चूंटियां काट रही हैं उसके पाँव के अंदर, और डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो रही है, अच्छी तरीके चला भी नहीं जा रहा, और जो है अगर डार्क है अंधेरा है तो उसमें गिर भी जाता है। अब ये पॉइंट अगर आप बुक में देखें ना तो ये बंदा वैसे छोड़ देता है, चलो यार ये इसका हमने क्या करना है, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब इसी पॉइंट को जो है ना हमारा जो हिमाटोलॉजी का पेपर था, ये एनुअल जो हमारा एग्जाम हुआ था सेकंड प्रोफेशनल,
वहां पे उसने जो है एमसीक्यू में सिनेरियो में उसने ये हिंट दी हुई थी कि एक पेशेंट है, उसका लैब डायग्नोसिस आपने देखा, उसके अंदर जो उसकी एमसीवी है वो रेज्ड आ रही है। इसके अलावा जो पेशेंट है ना, उसे जो है उसके फीट के अंदर टिंगलिंग होती है और उसे जो है वॉकिंग में जो है डिफिकल्टी हो रही है। तो देखें एग्जामिनर जो है वो ऐसी मिन्यूट जो डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल ना, वो उन्हें भी पकड़ लेता है। तो वो उसे जो है सिनेरियो में बना के दे रहा है कि उसकी जो एमसीवी है इंक्रीज्ड है, उसको टिंगलिंग एक्शन हो रहा है, उसकी जो वॉकिंग में से है डिफिकल्टी हो रही है। तो वहां पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट मार्क होना था वो आपका होना था बीट वेल के हवाले से, कि बीट वेल में जो है ना ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक और आप ये डिस्टिंक्शन दे दूं मैं कि बी 12 को और फोलिक एसिड को आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो बी 12 है ना, इसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस प्लस होती हैं, यानी कि प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इतनी नहीं होती, ना होने के बराबर होती हैं। ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि दोनों मेगैलोब्लास्टिक ही हैं, लेकिन बी 12 में जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पाई जाती हैं, जबकि जो फोलिक एसिड है उन्हें उसमें जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं पाई जाती। इसे भी पॉइंट को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये अच्छा खासा आपको इसका आइडिया होगा कि फोलेट और बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो मदर है वो प्री डिस्पोजिस हो जाती है, कि जो बेबी है उसमें जो है न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट आ सकता है। इसकी एक पिक्चर भी बनी होगी आपकी बुक के अंदर, न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट आ सकता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो जो है फीमेल है उसे जो है फोलिक एसिड की जो है सप्लीमेंटेशन दी जाती है, प्रेगनेंसी से पहले भी दी जाती है, और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो फर्स्ट फ्यू मंथ में उसे फोलिक एसिड की जो है वो सप्लीमेंटेशन दी जाती है। वजह ये है कि जो बेबी है उसके अंदर ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो ना हो। तो उस चांसेस को जो है कम करने के लिए, उस रिस्क को जो है वो कम करने के लिए फोलिक एसिड की जो है सप्लीमेंटेशन मदर को प्रोवाइड की जाती है। अगर तो जो है वो फोलिक एसिड बी 12 कम हो गया तो बेबी है अगर वो होगा तो उसके अंदर जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो होने के चांसेस होंगे। अब एनटीडी में क्या है, वो है एनस्फेली, स्पाइना बाइफिडिया और इंस्फेलोसील इन द फीटस। वही उसमें जो है क्लिनिकल फीचर का बता रहा कि ये क्लिनिकल फीचर इसमें एनटीडी में पाए जा सकते हैं। सो फोलिक एसिड बी 12 इस हद तक इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। सो डायग्नोसिस में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है सीरम विटामिन बी 12 का जो लेवल है वो कम होगा। जाहिर सी बात है कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया नाम से जाहिर है, जिसमें जो विटामिन बी 12 है वो सीरम के अंदर कम होगा। जस्ट लाइक हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ा था तो उसमें सीरम आयरन कम था, और यहाँ पे हम विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो है विटामिन बी 12 का जो सीरम में लेवल है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप देखें तो जो दो मैंने आपको रिएक्शंस बताए थे उनकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको ये बताई थी कि जो आपका होमोसिस्टीन है वो आपका जो मिथायोनिन में कन्वर्ट होता है, और दूसरा रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेलोनाइल कोए है, मिथाइल मेलोनाइल कोए, वो सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ना, अगर तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो ये दोनों जो रिएक्शंस है ना ये प्रोसीड नहीं करेंगे। जब ये दोनों रिएक्शंस प्रोसीड नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि जो सबस्ट्रेट्स हैं हमारे पास उनका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो सबस्ट्रेट है ना उसका लेवल इंक्रीज हो गया। अब देखें होमोसिस्टीन है ना, जो होमोसिस्टीन थी वो थायोनिन में कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी थी। तो आप देखेंगे कि सीरम के अंदर जो होमोसिस्टीन है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से आपका जो था अपना ये मेलानाइल कोए जो कन्वर्ट होता है, मिथाइल मेलानाइल कोए जो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में, तो सक्सिनाइल कोए में जब कन्वर्शन नहीं होगी उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि मिथाइल मेलानाइल कोए है जो है वो आपके ब्लड में जो है वो ज्यादा हो जाएगा। उसे हम नाम दे देंगे मिथाइल मेलानाइल ईमिया। ईमिया का जो जब वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है ब्लड के रिलेटेड। तो मिथाइल मेलानाइल ईमिया का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर जो है मिथाइल मेलानाइल उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से जब ब्लड के अंदर उसकी कंपनसेशन नहीं हो रही तो ब्लड के अंदर उसका लेवल इतना हाई हो गया तो वो आपके यूरिन में भी आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ना, ब्लड की फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनीज करती है। जब किडनीज के पास ब्लड आता है तो जब उसकी फिल्ट्रेशन होती है तो जब इतना हाई लेवल होता है ब्लड के अंदर मिथाइल मेलानाइल का तो वो आपको फिर यूरिन में भी आना स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट में भी अगर आप देखें तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि उनका जो ग्लूकोज का लेवल है वो काफी हाई होता है।
उनके ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई होता ही है, लेकिन जब इतना हाई हो जाता है उसका जो थ्रेशोल्ड है वो इतना पहुंच जाता है कि वो आपके यूरिन में भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके यूरिन से जो ग्लूकोज है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मिथाइल मेलानाइल का जिक्र है, तो वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, उसे कहते हैं मिथाइल मेलानाइल, और उसके बाद जो है जो स्टेज आएगी वो आएगी मिथाइल मेलानाइल यूरिया। यूरिया का वर्ड जहाँ पे आएगा उसका मतलब यूरिन, और जहाँ पे ईमिया का वर्ड आ गया है उसका मतलब है ब्लड के रिलेटेड। सो सीरम में आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी, B12 का लेवल है वो कम होगा, होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो हाई होगा, मिथाइल मेलानाइल ईमिया होगा, और इसके अलावा जो आपका यूरिन है उसके अंदर जो है मिथाइल मेलानाइल यूरिया देखने को मिलेगा। बीएम में अगर हम देखें बोन मैरो के अंदर, तो बोन मैरो जो आपका है वो हाइपर सेलुलर होगा। हाइपर सेलुलर का मतलब ये है कि क्योंकि पैनसाइटोपिनिया हुआ है। पैनसाइटोपिनिया का मतलब ये होता है कि आपकी जो तीनों सेल लीनिएज है ना वो जो है वो कम हो गया, आपके आरबीसीज भी नहीं बढ़ रहे, आपके प्लेटलेट्स भी नहीं बढ़ रहे, और आपके जो डब्ल्यूपीसीज है वो भी नहीं बढ़ रहे, उन तीनों का जो लेवल है वो जो नंबर है वो हो गया कम। तो बीएन क्या करता है, बोन मैरो का फंक्शन होता है हेमेटोपोइसिस करवाना। तो बोन मैरो ये सब चीजें देख रहा होता है, सेंस कर रहा होता है, तो वो क्या कोशिश करता है कि मैं खुद को हाइपर सेलुलर कर लूं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो सेल की प्रोडक्शन है वो मैं कर सकूं। तो बीएम का एग्जामिनेशन आप अगर आप करते हैं तो बीएम में आप देखेंगे कि आपका जो बोन मैरो है वो हाइपर सेलुलर होगा। इसके अलावा जो आपका रेटिक काउंट है ना, रेटिक काउंट जो आपका है वो कम होगा। अब रेटिकुलोसाइट का जो है काउंट कम होने के पीछे क्या रीजन हो सकती है, उसके पीछे रीजन ये होगी कि आपके पास ये है न्यूट्रिशनल अनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया यानी कि आपका जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज आ जाते हैं, या आपके B12 या फोलेट डेफिशिएंसी एनीमियाज आ जाते हैं, तो ये आपके न्यूट्रिशनल एनीमियाज है, यानी कि आप अपने न्यूट्रिशन के हवाले से जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी नहीं हो रही। सो जब आपको जो है इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट्स हैं, सबस्ट्रेट्स हैं, वही नहीं मिल रहे, तो आपका जो रेटिकुलोसाइट का जो प्रोसेस है, रेटिकुलोसाइटोसिस जो आपके पास है, सॉरी इरिथ्रोपोइसिस जो आपके पास है, उसमें जो है आपका जो आरबीसीज का काउंट है वो कम हो जाएगा। देखना अब आरबीसीज को बनाने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। आरबीसीज को बनाना है तो आपको आयरन चाहिए, आरबीसीज को अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आपको जो है B12 का जो है वो भी एक नॉर्मल होना चाहिए। तो अगर तो आपके पास ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यही कम है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब आपके पास सबस्ट्रेट्स ही नहीं है तो आगे वो चीजें आप कैसे बनाएंगे। देखिए ना, कोई रेसिपी या फूड अगर आपने बनानी होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। आप देखते हैं कि इस रेसिपी अगर मैंने ये फूड बनानी है तो इसके अंदर ये चीजें डलेंगी। तो इसी तरीके से आपने अगर आरबीसी बनाना है तो आरबीसी को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो अगर आपके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पूरे, वही कम है, तो आपकी जो फूड है अल्टीमेटली जो आपके आरबीसीज हैं यहाँ पे वो बनेंगे ही नहीं। तो इसी वजह से जो आपका रेटिक का काउंट है वो कम होगा। ये एक कंसेप्चुअल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन एनीमियाज में आमतौर पर रेटिक जो काउंट है वो कम होता है, और आपके जो हिमोलिटिक एनीमियाज हैं उसके अंदर जो आपका रेटिक काउंट है वो इंक्रीज होता है। हिमोलिटिक एनीमियाज में आपका जो रेटिक काउंट है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी की, तो हाइपर सेलुलर बीएम होगा, इसके साथ साथ जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो कम होंगे। इन दोनों को मिला के आप कह लेंगे कि एक इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो रही है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्लड के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, ब्लड में आप देखेंगे कि जो आपकी एमसीवी है उसका जो लेवल है, एमसीवी का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया जारी सी बात है, एमसीवी जो है इंक्रीज ही होगी। इसके अलावा जो आप देखेंगे अगर पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं तो पेरिफेरल स्मेयर के अंदर आपको कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग देखने को मिलेगी। मैंने आपको इंट्रासेलुलर जो था इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के बारे में जब बताया था तो मैंने चीजें डिस्कस की थी कि कौन कौन सी जो इंट्रासेलुलर इंक्लूजन्स हैं वो बन सकते हैं सेल के अंदर, और किन किन कंडीशंस में वो जो आपको देखने को मिलती हैं। सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के एनीमिया में आप अगर ब्लड के अंदर देखें तो आपको बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा होवल जोली बॉडीज देखने को मिलती हैं, और एक कैबोट रिंग की भी टर्म होती है। ये 8 की रिंग में ना फिगर सा बना होता है आरबीसी के अंदर, तो उसे भी आप देख सकते हो, जिसको हम कहते हैं कैबोट रिंग। तो कैबोट रिंग भी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट वन जो है ना हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल।
ये बहुत मर्तबा उसने एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल पेरिफेरल वेन में देखने को मिल रहे हैं, तो बताएं कि कौन सी टाइप ऑफ अनीमिया है। तो इसे जो पॉइंट को ना अपने जहन नशीन कर लें कि ये पॉइंट आपने हरगिज नहीं भूलना। ऊपर वाले वाला भूल जाएं, लेकिन ये पॉइंट जो बच्चा भूला ना, उसे जो है ना, उसे भी डांट पड़ेगी। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स नॉर्मली कैसे होते हैं, उनके जो लोब्स होते हैं आपके पास, कह लें कि 3 to 4 मैक्सिमम लोब लगा लें, 2 to 3 आप कह सकते हैं। लेकिन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल का मतलब ये है कि 5 लोब बन गए हैं या 5 से भी ज्यादा लोब बन गए हैं। तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो आपके पास है, वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है मेगैलोब्लास्टिक जो आपके पास अनीमिया है, जो आपका विटामिन B12 का अनीमिया है। सो ब्लड के अंदर जो है, अगर जो आप देखें तो एमसीवी ज्यादा है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग है, होमोजोनी बॉडीज हैं, कैबोटरिंग है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ये जो आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि शो करेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी।